लास्ट क्लास में जो वेव इक्वेशन पढ़ा था ना हमने, वो था कुछ कैपिटल ए साइन ओमेगा इंटू टी प्लस फाई नॉट। तो हम लोगों ने ये कहा था कि इसके अंदर सब कुछ मिल सकता है आपको, सारी चीजें डिस्कस हुई थी कि इसके थ्रू एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड सब कुछ निकाल सकते हो। आज इसके ऊपर बात करेंगे फाई नॉट के ऊपर। फाई नॉट, तो ये इसका कंसेप्ट समझो पहले, फाई नॉट का कंसेप्ट। अच्छा, साथ में ये भी कहा था कि जिसको आप वेव की इक्वेशन बोलते हो वो एक्चुअल में, मतलब इसको अदरवाइज हम ये भी कह सकते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन भी है। नहीं, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल भी बोलते हैं इसको। पार्टिकल लोकेटेड एट एक्स, ये भी कहा जाता है कि ये चीज एक्स डिस्टेंस पे जो पार्टिकल लोकेटेड है उसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन भी है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई रूट। राइट, ये चीज ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। सपोज दैट कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल पर है। तो अगर मैं x को 0 पुट कर दूं यहाँ पर, समझना है इसमें, अगर इस इक्वेशन में x बराबर 0 रखें तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू, एक मिनट, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो y इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी एंड प्लस फाई नॉट। अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है, मीनिंग, इस इक्वेशन की मीनिंग। तो ये इक्वेशन समझिएगा, आप ये वेव इक्वेशन कह रहे हो, उसके अंदर जब आप x की कोई वैल्यू पुट कर दोगे तो नाउ दिस इक्वेशन will be called as equation for motion of which particle. So that is the equation of a motion of particle at x equal to 0। ये कह सकते हो कि x इक्वल टू 0 पे जो पार्टिकल है उसके मूव करने की ये इक्वेशन है। और ऐसी इक्वेशन कौन से मोशन में आती है, एसएचएम। एसएचएम की है, बिकॉज ये इक्वेशन तो एसएचएम में आती है। इसको भी समझिएगा, जब आप ये कहते हो ना कि इक्वेशन फॉर मोशन, तो अलग अलग टाइप ऑफ मोशंस की अलग अलग इक्वेशंस है। फॉर एग्जांपल, अगर एक पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन करे तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन ये होती है x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो क्या ऐसी इक्वेशन तो आई नहीं मेरे पास। सो दिस इज इक्वेशन फॉर मोशन, बट दैट मोशन इज सिंपल हार्मोनिक बिकॉज द इक्वेशन इज साइन ओमेगा टी। मतलब कि जो x इक्वल टू 0 पे पार्टिकल है वो एसएचएम कर रहा है, कितनी एम्पलीट्यूड का, राइट। यानी जो पार्टिकल x इक्वल टू 0 पर है उसके मूव करने की ये इक्वेशन है, और इस इक्वेशन के हिसाब से y की मैक्सिमम वैल्यू a है, राइट। ओके, नाउ अब मैं x की कोई और वैल्यू पुट कर देता हूं। लेट x इक्वल्स टू, मैंने एक वैल्यू पुट कर दी x बराबर, एंड लेट से दैट वैल्यू इज लैम्डा डिवाइडेड बाय 2, फॉर एग्जांपल लैम्डा बाय 2। क्या मतलब हुआ इसका, देखो, और ये ध्यान रखना जो k है वो 2 पाई बाय लैम्डा है। तो जैसे ही x को लैम्डा बाय 2 पुट करोगे, यहां पर क्या बनेगा, देखो x को लैम्डा बाय 2 पुट करते ही आपके पास बनेगा y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस पाई बन जाएगा यहाँ पर, एंड प्लस फाई नॉट। ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से इस y को लिख सकते हैं, इट इज कैपिटल A, ये माइनस पाई है, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से ये लिख जाएगा माइनस a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, अगर मैं गलत नहीं कर रहा तो।
ट्रिग्नोमेट्रिकली देखो सही है। So now this is equation for this particle at x equals to lambda by 2। मतलब जो x equals to lambda by 2 पर पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है। जो पार्टिकल x इक्वल टू 0 पे है उसका ये डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है। इसका मतलब मैं अगर x की अलग अलग वैल्यूज पुट करता हूँ, लाइक 0 पुट की मैंने, लैम्डा बाई 2 पुट की, मैं कुछ और भी रख सकता हूँ, x इक्वल टू कुछ और भी रख सकता हूँ। सपोज लैम्डा बाई 4 रखें, क्या आंसर आएगा? देखो x इक्वल टू लैम्डा बाई 4, सिंप्लीफाई तो करो, क्या आएगा? अगर मैं x को लैम्डा बाई 4 रख दूं तो क्या बन जाएगा y सिंप्लीफिकेशन के बाद में? x इक्वल टू लैम्डा बाई 4 एंड देखिए इससे क्या बनेगा y। a cos ओमेगा t एंड प्लस फाई नॉट। तो अब एक बात बताओ, x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, x इक्वल टू लैम्डा बाई 2 वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, x इक्वल टू लैम्डा बाई 4 वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, क्या ये सब सिमिलर इक्वेशंस हैं? सिमिलर है, सिमिलर है, सेम नहीं है। सिमिलर इसलिए है, सब में साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट या कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट है, बट डिफरेंसेस क्या है? यहाँ पर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट है, यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ पर कॉस आ रहा है। हम इनको सेम फॉर्मेट में ला सकते हैं। मतलब ये हुआ कि पार्टिकल्स, सुनना अब स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा, पार्टिकल्स एट डिफरेंट पोजीशंस, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू लैम्डा बाई 2 एंड x इक्वल टू लैम्डा बाई 4, तीन एग्जांपल लिए मैंने। पार्टिकल एट डिफरेंट पोजीशंस are oscillating by different equations, but all the equations are equation for simple harmony। ये भी SHM की इक्वेशन है, ये भी SHM की इक्वेशन है, और ये भी। ये सब लिखना नहीं है भाई, सुनो, हर चीज लिखना, समझना है, इसको कितना लिखोगे। ये लाइन अपने आप में सब कुछ कह रही है। x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल की ये इक्वेशन, लैम्डा बाई 2 की ये इक्वेशन, लैम्डा बाई 4 की ये इक्वेशन, बट ये सारी इक्वेशन है तो सिंपल हार्मोनिक की ही। यहाँ पर कितना एम्पलीट्यूड है? यहाँ पर माइनस मत देखिए, एम्पलीट्यूड पॉजिटिव रहता है हमेशा। यहाँ पर तो क्या ये नहीं कह सकते कि एक ट्रैवलिंग वेव में, ये ट्रैवलिंग वेव है, प्रोग्रेसिव वेव, कि किसी भी प्रोग्रेसिव वेव के अंदर पार्टिकल की लोकेशंस कुछ भी हो, उनके ऑसिलेट करने का एम्पलीट्यूड पार्ट जो होगा वो सेम रहेगा। फर्स्ट पॉइंट, एवरी पार्टिकल ऑसिलेट विद द सेम एम्पलीट्यूड इन अ प्रोग्रेसिव वेव। Every particle oscillates with same amplitude in a progressive wave। दूसरा पॉइंट, सबके इक्वेशंस में, जितने भी आप इक्वेशन देख रहे हो, सबके इक्वेशन में टाइम के साथ ओमेगा है, टाइम के साथ ओमेगा है, टाइम के साथ ओमेगा है। ये क्या बता रहा है? जिस फ्रीक्वेंसी पर x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, उतनी ही फ्रीक्वेंसी पर x इक्वल टू लैम्डा बाई 2 भी ऑसिलेट कर रहा है, और उतनी ही फ्रीक्वेंसी पर x इक्वल टू लैम्डा बाई 4 का पार्टिकल भी ऑसिलेट कर रहा है। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज ऑल्सो सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स। फ्रीक्वेंसी ओमेगा सब एक ही बात, ओमेगा सेम होगा तो फ्रीक्वेंसी भी सेम आ जाएगी। इस टॉपिक में टाइम इन्वेस्ट करना होगा आपको, अदरवाइज क्लैरिटी नहीं बनती है। ठीक है, दोनों बातें क्लियर हुई। नाउ एक और बात ध्यान रखना है, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड पर y है, ये डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा है।
तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि ट्रैवलिंग वेव का मतलब हो रहा है किसी भी पोजीशन पे जो पार्टिकल होगा उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन एक सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन है। उस सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन में सबके लिए एम्पलीट्यूड का जो पार्ट है वो सेम है, सबके लिए फ्रीक्वेंसी का पार्ट भी सेम है, बट इक्वेशन में हो सकता है किसी में साइन आ जाए, किसी में माइनस साइन आ जाए और किसी में कॉस। ये डिपेंड करता है कि पार्टिकल कौन सा चूज कर रहे हो, कहाँ का पार्टिकल चूज कर रहे हो, x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल देख रहे हो या λ/2 का पार्टिकल देख रहे हो या ये पार्टिकल देख रहे हो, उसके हिसाब से साइन आएगा या माइनस साइन आएगा या कॉस आएगा या माइनस कॉस आएगा, ये उस पर डिपेंडेंट है। ये भी क्लियर हो गया ना? इसके आगे बढ़ो। अब हटाए इसको यार, ठीक है। अब इसको देखो ना, अब आप थोड़ा सा समझिएगा डिटेल में इसको। तो सपोज दैट हमारे पास कोई एक्स एक्सिस है और एक पार्टिकल x इक्वल टू 0 पर है, एक पार्टिकल हम लोगों ने चूज किया था x इक्वल टू λ/4 पे और एक पार्टिकल हमने चूज किया था x इक्वल टू λ/2 पे। यहाँ वाला पार्टिकल की जो इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी? इक्वेशन फॉर मोशन, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर दिस पार्टिकल जो अभी हम लोगों ने लिखा था वो ये आई थी कि इट इज y इक्वल टू a इंटू साइन ओमेगा t प्लस फाई नोट। यहाँ वाले पार्टिकल के लिए इक्वेशन फॉर मोशन हमने डिस्कस करी और ये यहाँ पर जो आया है इक्वेशन ऑफ मोशन एट दिस पॉइंट इज y इक्वल टू a, माइनस भी था y इक्वल टू माइनस a साइन ओमेगा t प्लस फाई नोट। और यहाँ वाला पॉइंट, इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन जो आएगी λ/2 वाले पॉइंट के लिए वो आएगी y इक्वल टू कैपिटल A कॉस ओमेगा t प्लस फाई नोट। ये भी जो पीछे लिखा था उसी को दिखा रहे हैं। अब इसको समझते हैं क्या मतलब है इसका। ओहो सॉरी, ये माइनस यहाँ से नहीं, यहाँ कॉस आएगा, यहाँ पर साइन था शायद, यहाँ माइनस के साथ साइन का फंक्शन था। अब इसको ना बहुत केयरफुली समझिएगा क्या हो रहा है यहाँ पर, मतलब व्हाट इज अ ट्रैवलिंग वेव, इसको समझना पड़ेगा। व्हाट इज अ ट्रैवलिंग वेव? तो पहला पॉइंट मैं बहुत धीमे धीमे बोलूंगा, लेकिन वो क्या रहा है कि ड्यूरिंग अ ट्रैवलिंग वेव, in a traveling wave we have particles located at different points and each individual particle oscillates by some equation. During a traveling wave we have collection of particles on some axis. Each individual particle is oscillating by some equation and the equations are different for the different particles, but what is common in those equations is amplitude and frequency. Only difference is पॉजिटिव नेगेटिव साइन और कॉस और साइन, ये डिफरेंसेस है। उसके बाद ये पार्टिकल भी ऑसिलेट कर रहा है। अब आप एक काम करें, अगर मैं टाइम t इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो क्या होगा? सपोज दैट इन इक्वेशंस में टाइम को 0 पुट करूं, इफ आई पुट t इक्वल टू 0, पुट t इक्वल टू 0 इन दीज इक्वेशंस, पुट t इक्वल टू 0 वाले पे, तो ये क्या बन जाएगा? a sin फाई नोट। अगर मैं ये मान लूं, देखिए फाई नॉट तो सबके लिए कॉमन आ रहा है ना, तो अगर मेरे से क्वेश्चन ये कह दे, अगर मेरे क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा हो कि एट टाइम t इक्वल टू 0 द पार्टिकल विच वाज एट x इक्वल टू 0 वाज एट द मेन पॉइंट, अगर ऐसा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया जाए, अगर मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाए कि एट टाइम t इक्वल टू 0 द पार्टिकल विच वाज एट x इक्वल टू 0 वाज एट द मेन पॉइंट, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? If at time t equal to 0, the particle at x equal to 0 was at the mean point, that means putting t equal to 0, y should be 0 because the particle is at the, तो ये इंफॉर्मेशन फाई नोट को निकालने के लिए होती है। HCV है ना भी आपके पास? कौन सा एग्जांपल था, कहाँ गया वो?
सर थर्ड एग्जांपल लिखिएगा उसमें, एचसीवी का जो थर्ड एग्जांपल है, वर्कड आउट एग्जांपल का जो तीसरा एग्जांपल है वो देखोगे अगर आप, थर्ड वर्कड आउट एग्जांपल, शॉर्ट एग्जांपल देखिएगा तीसरा वाला, उसमें थर्ड एग्जांपल में, थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड प्रॉब्लम में अगर आप क्वेश्चन को रीड करें, फोर्थ लाइन देखिएगा, फोर्थ लाइन में कुछ ऐसा लिखा है कि एट टी इक्वल टू 0, कोई एक बंदा पढ़ो, तुम ही पढ़ दो, एट टी इक्वल टू 0, हाँ वही, बस बाकी सब बकवास है। बस सुनिए सुनिए, बस इतनी लाइन, ये जो लाइन है ना, इस लाइन को हाईलाइट करना है मेरे को, इस लाइन से वो मुझे क्या निकालने को दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एट टी इक्वल टू 0 सोर्स इज एट द, सोर्स मतलब एक्स इक्वल टू 0, तो वो खुद कह रहे हैं कि टाइम 0 पर ये अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, यानी कि टाइम 0 रखने पर मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए वाई की, यानी कि अगर मैं टी को 0 पुट करूं तो आई शुड गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई, ए। तो अगर मैं टी को 0 पुट करके इधर ए ला रहा हूं, दैट मींस कि आई एम गेटिंग ए इक्वल्स टू ए साइन phi naught. So what is the value of phi naught? Pi by 2. And if phi naught is pi by 2, क्या बन जाएगी इक्वेशन, साइन की बनेगी या कॉस की बनेगी, अगर यहाँ पाई बाय 2 रख दूं मैं, और इसीलिए उन्होंने अपने सोल्यूशन में जो वेव की इक्वेशन लिखी है वो कॉस के फॉर्म में लिखी हुई है, उन्होंने अपने सोल्यूशन में वेव इक्वेशन साइन के फॉर्म में नहीं लिखी हुई है, और उसके पीछे उन्होंने रीजन दिया है, 2-3 लाइनें लिखी है ना उसके पीछे, देखो अगर आप सोल्यूशन देखोगे ना, लिखा है उसके पीछे, मतलब कि अब यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि आप लोग को लगता है यार कहीं साइन आता है कहीं कॉस आता है, ये सब होता कैसे है, तो ये होता फाई नॉट की वजह से, और फाई नॉट का पता कैसे चलता है, इसी तरीके की कोई ना कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी जाएगी, इंफॉर्मेशन ये दी जाती है कि एट टाइम टी इक्वल टू 0 व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ वाई, जैसे कि इस क्वेश्चन में कहा है कि टाइम 0 पर वाई की वैल्यू मैक्सिमम है, तो इससे मालूम चल जाता है कि पाई नॉट की वैल्यू 90 डिग्री है। और एग्जांपल लेते हैं, मान लो अब आप मुझे बताना क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन ऐसी हो, यही क्वेश्चन एडिट कर दो, इस क्वेश्चन को चेंज कर दो, और इस क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि एट टी इक्वल टू 0 सोर्स एट मीन पॉइंट, मैक्सिमम की बजाय वो अपने मीन पॉइंट पर है, जहां पर वो लाइन लिखी है थोड़े ना कि एट टी इक्वल टू 0 द सोर्स इज एट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वो लाइन एडिट कर दें और उसकी जगह ये लिख दें कि एट टी इक्वल टू 0 सोर्स इज एट द मीन पॉइंट, क्या मतलब हो जाएगा, फाई नॉट 0, नहीं, ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हो गई, बिकॉज सोर्स एट द मीन पॉइंट का मतलब टी 0 रखने से वाई की वैल्यू 0 आनी चाहिए, टी 0 रखेंगे तो वाई 0 आना चाहिए, तो ठीक है 0 बराबर ए टाइम 0 रख लिया साइन फाई नॉट, तो इससे फाई नॉट की तो दो वैल्यूज बन सकती हैं, फाई नॉट 0 भी हो सकता है और 180 भी हो सकता है, तो हम ये एग्जैक्टली कैसे बताएंगे कि 0 डिग्री होगा या 180 होगा, तो ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन बन जाती है, इसको कंप्लीट कैसे करोगे, सोर्स एट द मीन पॉइंट गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड, गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड, ये लाइन और ऐड कर दो, अब डिसाइड हो जाएगा कैसे, साइन का फंक्शन, साइन फंक्शंस में अगर आओ तो साइन फंक्शंस के जो ग्राफ बनते हैं ट्रिग्नोमेट्री में वो कुछ ऐसे होते हैं, यहाँ 0 और यहाँ 180, 0 के आगे वो ग्राफ पॉजिटिव होता है और 180 के आगे, तो गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड में हम कहां पर जाएंगे, 0, सो दैट विल टेक फाई इक्वल टू 0 डिग्री, वो इंफॉर्मेशन और चाहिए होती है, फाई नॉट ऐसे डिसाइड किया जाता है,
एक और लाइन लिखूं, ऐसे और एग्जांपल करूं। एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0, source at the mean point, source at the mean point and going towards negative direction, source at the mean point and going towards negative direction। क्या मतलब हुआ फाई नोट का? 180 हो गया। सो वी विल टेक फाई नोट बराबर 180 डिग्री। अच्छा, फाई नोट 180 रखने से क्या इक्वेशन बनेगी ये भी देखो जरा। फाई नोट 180 रखने की इक्वेशन क्या बनेगी? मतलब अगर यहाँ 180 रख देंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? तब बन जाएगा y बराबर a साइन, ये बन जाएगा kx माइनस ओमेगा टी। यहाँ साइन 180 रखो ना, 180 प्लस ये, क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री का ये कंसेप्ट लगाओगे, साइन थीटा प्लस 180 इज बेसिकली साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा इज साइन ऑफ माइनस थीटा। तो यहाँ 180 करेंगे, ये पूरा थीटा है, तो साइन 180 प्लस थीटा इज साइन ऑफ, इसका नेगेटिव कर दीजिए। अरे वो वेव की इक्वेशन लिख रहे हैं, ये एक स्पेसिफिक पार्टिकल की इक्वेशन है, ये वेव की इक्वेशन। सो वेव इक्वेशन बता रहा हूँ कि वेव इक्वेशन ये बन जाएगी। तो इसमें भी कंफ्यूज कर जाओगे, क्योंकि कुछ किताबों में है साइन की एक्स माइनस ओमेगा टी लिखा होता है और हम लोग ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखते हैं, तो लोगों को लगता है कि यार ये दोनों कुछ फर्क है। एक्चुअली ये डिफरेंस कुछ नहीं है। देखिए, वेव इक्वेशन इनमें से किसी भी फॉर्म में आ सकती है। वेव इक्वेशन कैपिटल ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स भी हो सकती है, वेव इक्वेशन कैपिटल ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी भी हो सकती है, वेव इक्वेशन कैपिटल ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स भी हो सकता है। ये सब डिपेंड करता है फाई नॉट की वैल्यू, और फाई नॉट की वैल्यू डिपेंड करती है टाइम जीरो पर सोर्स की कंडीशंस कैसी थी। कंडीशंस ऑफ द सोर्स एट टाइम टी इक्वल टू जीरो क्वेश्चन में दिया जाएगा, उसको पढ़ करके समझ करके और फाई नॉट निकालेंगे, और अकॉर्डिंगली मालूम चलता है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन बनेगी। अब क्लियर हो गया डाउट ये फाई नॉट कैसे देखा जाएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बाकी तो हम लोगों ने कर ही लिया था, ट्रैवलिंग वेव का लास्ट क्लास में सारा पार्ट वो हो गया था, कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे? कोई दिक्कत इसके अलावा कोई और दिक्कत आई? वो तो बच्चा ग्राफिकली मैथ्स का पार्ट होगा, साइन का फंक्शन ना। मतलब कौन सी इक्वेशन? अब इक्वेशन पे डिपेंड करता है ना। एग्जांपल तो बता रहे कैसे होगा। एक मिनट, क्या है y इक्वल टू? हाँ हाँ, ये ऐसे है। हाँ तो ये देखो, ये बच्चा मैथ्स का पार्ट है, हमारा पार्ट नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन ये हमसे, क्योंकि ये इसलिए नहीं बता सकता कि कल को ये इक्वेशन बदल जाएगी तो फिर नई चीज आएगी। तो आपसे क्या कह रहे हैं, कैपिटल ए कितना लेना है? चलिए, और और हमें स्केच कब करना है? स्केच एट टी इक्वल टू, मतलब
क्वेश्चन दिखाओ एक मिनट का, समझ नहीं पा रहा। ठीक है, मतलब t इक्वल टू 0 पर क्या होगा, t इक्वल टू 1 पे क्या होगा, t इक्वल टू 2 पे क्या होगा, और स्ट्रिंग का मिड पॉइंट x इक्वल टू 0 है। तो एक काम करो ना, फर्स्ट t इक्वल टू 0 रखो, क्या बन जाएगा भाई? अब इसका ग्राफ चाहिए। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा? सबसे पहले x को 0 पुट करेंगे, क्या आंसर आएगा? ग्राफ, ग्राफ के लिए पॉइंट्स तो बनाओगे, तो x 0 पे वैल्यू a आई, और जब x इन्फिनिटी होगा तो x की जब इन्फिनिटी वैल्यू आएगी तो 0 हो जाएगा, तो a से 0 की तरफ लेके जाइए। और x जब माइनस इन्फिनिटी होगा तब भी 0 होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो x के पॉजिटिव नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ता। बस यही इसका स्केच है। ये मैथ्स का पार्ट है, मतलब ग्राफ ड्रॉ करना है एक तरीके से। तो फंक्शन एंड ग्राफ मैथ्स के क्लास 12th में बताया जाता तुम्हें कि फंक्शन के अकॉर्डिंग ग्राफ कैसे बनते हैं। एक्स स्क्वायर है भैया, स्ट्रेट लाइन में एक्स स्क्वायर कहाँ आता है? ये t इक्वल टू 0 पर है। मैं समझ गया, आपसे ये होगा नहीं, वैसे बुरा मत मानना, लेकिन ये इसलिए नहीं होगा, इसका मतलब आप मैथ के साथ इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। t इक्वल टू 1 रखने से, t इक्वल टू 1 रखेंगे जब क्वेश्चन के हिसाब से, तो यही इक्वेशन कुछ और हो जाएगी। a क्यूब, तो v की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, तो 20 इंटू 1, मतलब ये सेंटीमीटर में चल रहा है अभी, एन प्लस ए स्क्वायर बनेगा। तो अब ये जो ग्राफ बनेगा ये कैसा बनेगा इसका ग्राफ? इसमें ये a वाली वैल्यू x इक्वल टू 0 पे आई है ना, x इक्वल टू 0 रखने पर a आ रहा ना, इसमें y बराबर कैपिटल A लाने के लिए आपको x कितना पुट करना पड़ेगा? 20। मतलब x इक्वल टू 20 रखने पर y की वैल्यू a आएगी, मतलब वही ग्राफ 20 यूनिट्स आगे चला गया, सेम ग्राफ 20 यूनिट्स आगे चला गया। इसी को तो मूविंग वेव कह रहे हैं कि वेव आगे ट्रेवल कर रही है। 1 सेकंड में 20 सेंटीमीटर ये ग्राफ आगे चला गया, तो 2 सेकंड के बाद यही ग्राफ 40 सेंटीमीटर आगे दिखाएंगे। हटाए इसको। ये स्ट्रेटजी वैसे तुम लोग की बहुत गलत है पढ़ने की। चलिए, आज दूसरा टॉपिक है, वो है सुपरपोजिशन ऑफ द वेव। ये क्या कहता है ना कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव का ये कहना है कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेव अगर सेम मीडियम में ट्रेवल करें, तो जो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन आएगी, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव is sum of equations of all the waves present in the medium. ये इसका स्टेटमेंट है। द रिजल्टेंट वेव इक्वेशन फॉर अ मीडियम is the sum of equation of all waves which are present in the medium.
मतलब कई बार क्या होता है ना कि एक से ज्यादा वेव एक ही मीडियम में आ जाती है, जैसे कई सारे लोग बोलो, है ना, कई सारे, जैसे कि स्पेशली इस टॉपिक का यूज कहाँ पे होना है, स्पेशली देखिए अभी लिखिएगा नहीं, म्यूजिक कंपोज करते हैं जब, तो म्यूजिक कंपोज करने में एक ही म्यूजिक में गिटार भी प्ले कर रहे हो, ड्रम भी प्ले कर रहे हो, वायलिन भी प्ले कर रहे होगे, हारमोनियम भी बजा रहे होंगे, मतलब कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स साइमल्टेनियस प्ले होते हैं। तो गिटार से अपना एक साउंड आ रहा होगा, वो एक वेव है। ड्रम बजाने से भी एक साउंड आएगी, वो एक अपनी वेव है। हारमोनियम बजाने से भी एक साउंड आएगा। तो हम साइमल्टेनियसली कई सारे वेव क्रिएट कर रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। डिफरेंट सोर्सेस आर क्रिएटिंग डिफरेंट वेव्स। हमको क्या सुनाई देता है, अलग अलग या कंपोज होकर के, ये सब मिल जाते हैं ना। सो व्हाट वी लिसन इज द समेशन ऑफ ऑल दीज, ये सब कंबाइंड होकर के एक नया साउंड बनता है जिसको आप म्यूजिक का नाम दे देते हो। यही आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कह रहा है। मोर देन टू वेव अगर कहीं पर भी होंगी तो उन सारी वेव इक्वेशंस को ऐड कर लो और आपको क्या बनेगा, एक रिजल्टेंट वेव। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे देखो, ये बेसिकली म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए है, म्यूजिक कंपोज करने में इस कंसेप्ट का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट वेव वन इज गिवन बाय, कोई उसकी एक इक्वेशन है, वेव वन इज गिवन बाय सम इक्वेशन y1, उसकी कोई इक्वेशन होगी, वेव टू इज गिवन बाय सम अनदर इक्वेशन y2। कुछ ना कुछ इक्वेशंस होंगी, अब वो इक्वेशंस कोई भी हो सकती है, तो वेव वन वेव टू की कोई भी इक्वेशंस ले सकते हो आप। वो क्वेश्चन में दिया जाएगा कि क्या क्या इक्वेशन है इनकी। वेव वन गिवन बाय सम इक्वेशन y2, वेव टू इज गिवन बाय सम इक्वेशन y2। लेट्स से y1 की वैल्यू है वो a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, या के एक्स माइनस ओमेगा टी, जैसे भी ले सकते हो। और हमारे पास एक दूसरी वेव y2 है, उसकी इक्वेशन a इंटू साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी एंड प्लस कुछ है, मान लीजिए प्लस 120 डिग्री, ऐसे करके। तो रिजल्टेंट वेव क्या होगी, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। मतलब ये दोनों वेव एक मीडियम में है, वेव वन गिवन बाय सम इक्वेशन, ये इक्वेशन जरूरी नहीं यही हो, इक्वेशन कुछ और भी हो सकती है। वेव टू गिवन बाय सम अदर इक्वेशन। जब ये दोनों वेव मिलेंगी तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी हमारी, इनके मिलने से, दो वेव के मिलने से जो रिजल्टेंट वेव आएगी, उसकी क्या इक्वेशन लिखोगे आप। तो इस लॉ के हिसाब से रिजल्टेंट वेव इक्वेशन अगर आपको निकालनी है तो उसका सीधा सा तरीका है, दोनों की इक्वेशंस को ऐड कर दिया जाए, y1 और y2 को ऐड कर दो। इनको ऐड करके जो भी इक्वेशन आएगी उसको हम कहेंगे कि ये रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन है। सीधा सा लॉ है। मैं जरूरी नहीं कि इक्वेशन यही हो, मैं तो जैसे एक एग्जांपल लिया, सैंपल लिया है कि एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, इनके मिलने से क्या होगा, तो एक नई वेव क्रिएट हो जाएगी जो y1 प्लस y2 के हिसाब से चलेगी। और y1 प्लस y2 मैथ्स के हिसाब से क्या बन जाएगा वो देख लो। मैथमेटिकली इस y1 प्लस y2 की वैल्यू क्या होगी। तो उसमें नहीं डिटेल में जाएंगे यार, क्योंकि अब ये ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है, वो अपने आप करना होगा, है ना। अभी सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट है। टू और मोर देन टू वेव्स व्हेन एडेड, द रिजल्टेंट इक्वेशन इज सिंपली y1 प्लस y2। तीसरी वेव होती तो हम इसमें प्लस y3 भी कर देंगे, चौथी वेव होगी तो प्लस y4 भी कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे। ये कह रहा था हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स। तो मैं इसमें एक एग्जांपल लेने जा रहा हूँ। मतलब यहाँ पर अगर करोगे इस एग्जांपल में तो ये कुछ ऐसे आएगा, ए कॉमन हो जाएगा और ये बन जाएगा आपके लिए साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी एंड प्लस साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी एंड प्लस 120। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, साइन सी प्लस साइन डी इज 2 टाइम्स साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 एंड शायद कॉस ऑफ, तो ये लगा सकते हो यहाँ पर। ये साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले से देखो क्या बन जाता है।
बच्चा ये बनेगा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री, एक टर्म ये आएगा साइन सी प्लस डी बाई 2 करके, और एक टर्म cos 60 डिग्री यानी कि 1/2 यानी ऐसे 2 हट जाएगा, ये आएगा फिर ये आ जाएगा। नहीं नहीं कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, ये आएगी, यही इक्वेशन बचेगी सर। तो ये कह देंगे कि ये रिजल्टेंट वेव इक्वेशन है। अब वेव इक्वेशन का फिजिकल मतलब भी निकालना पड़ेगा। रिजल्टेंट वेव इक्वेशन जब बोलोगे तो इसका मतलब नाउ दिस इज द इक्वेशन फॉर मोशन ऑफ पार्टिकल्स। मैं बार बार इस स्टेटमेंट की तरफ मैं ला रहा हूं कि वेव की इक्वेशन का मतलब पार्टिकल्स के मूव करने की इक्वेशन। तो अगर दो वेव इक्वेशंस है, मतलब पार्टिकल्स इस इक्वेशन से भी मूव करेंगे और पार्टिकल इस वाली इक्वेशन से भी मूव करेंगे, तो एक्चुअली उन पार्टिकल्स का जो इक्वेशन फॉर मोशन बनेगी वो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके जो नई इक्वेशन आएगी इसके हिसाब से, मतलब कि पार्टिकल इस इक्वेशन के हिसाब से ऑसिलेट करेगी। ना तो पार्टिकल इसके हिसाब से चलेंगे, ना पार्टिकल इसके हिसाब से चलेंगे, पार्टिकल्स मूव करेंगे बाय द रिजल्टेंट वेव इक्वेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये। तो मैं बहुत ही स्पेशल केस एक लेने जा रहा हूँ, मतलब इसको समझने के लिए, इस प्रिंसिपल को यूज करने के लिए बड़ा ही स्पेशल केस कंसिडर करने जा रहे हैं। और वो स्पेशल केस ये है, एक बहुत स्पेशल केस लेने जा रहे हैं जिसमें दो वेव जो हम कंसिडर करने जा रहे हैं, हम दो वेव कंसिडर कर रहे हैं जिसमें एक वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रही है, वेव वन ट्रेवलिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड गिवन बाय y1 इक्वल्स टू कैपिटल A इंटू साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी। और एक दूसरी वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ आ रही है जिसको डिस्क्राइब किया जा रहा है बाय द इक्वेशन y2 बराबर कैपिटल A साइन ऑफ kx, क्योंकि डायरेक्शन नेगेटिव साइड जा रहा है तो अंदर ये माइनस साइन की जगह पर प्लस ओमेगा इंटू टी होगा। So the two waves are now moving in the medium. Wave 1 and wave 2, two are moving in the same medium. थ्योरी के हिसाब से इन दोनों का सब ऐड करोगे और ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो चेक करो जरा रिजल्टेंट वेव क्या बनेगी। चेक करें व्हाट इज द इक्वेशन फॉर द रिजल्टेंट वेव। कुछ ऐसा आएगा, देखो 2a sin kx cos ओमेगा t, ये दोनों को ऐड करके ट्रिग्नोमेट्री से इतना आ जाएगा 2a sin kx cos ओमेगा t, राइट। नाउ एक बार फिर से स्टेटमेंट बोलूंगा, जब आप इसको वेव इक्वेशन कह रहे हो तो मैं इसको दूसरे नजर से देख रहा हूं, जिसको हम वेव इक्वेशन कह रहे हैं उसको हम दूसरी नजर से ये कह रहे हैं दिस इज द इक्वेशन फॉर मोशन ऑफ अ पार्टिकल। बार बार मैं इसको स्टेटमेंट को ये यूज कर रहा हूं कि एक पार्टिकल के लिए मूव करने की इक्वेशन है ये, मतलब जो मीडियम है उसके पार्टिकल्स का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा वो इस इक्वेशन के हिसाब से होगा। ये इक्वेशन पार्टिकल के मूव करने की इक्वेशन। आ रही बात में? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x की वैल्यू, जस्ट फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक x बराबर लैम्डा बाई 3, जस्ट सैंपल है, क्या बनेगा आंसर? k को 2 पाई बाय लैम्डा अपने यहां साथ रख लो, k बराबर 2 पाई बाय लैम्डा क्या बनेगा?
यार थोड़ा सा कंफ्यूज ज्यादा हो गए मुझे लग रहा तुम। मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि हो क्या रहा है आप लोग का, या तो आपको वेव बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है या समझना नहीं चाह रहे हो, या फिर आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ फटाफट से मैजिक हो जाए और फॉर्मूले वॉर्मूले आ जाए मेरे सामने। तो आई एम उसके लिए बहुत बहुत सॉरी कि मेरे से तो नहीं हो पाएगा वो काम। के 2 पाई बाय लैम्डा में बार बार नहीं बताऊंगा, टाइम किल हो रहा है भाई आपका। हर बार थोड़ी बताएंगे के बराबर 2 पाई बाय लैम्डा होता है। लगातार कह रहा हूँ रिवाइज करके बैठिए। इट इम्प्लाइज वाई बराबर √3a cos ओमेगा टी। क्या सिग्निफिकेंस है इस इक्वेशन का, क्या मतलब है इस इक्वेशन का, मतलब क्या है इस इक्वेशन से, क्या बताया जा रहा है आपको? विच पार्टिकल है दिस, इज मोशन ऑफ पार्टिकल, विच पार्टिकल, है ना, कि द पार्टिकल विच इज एट द डिस्टेंस ऑफ λ/3 फ्रॉम द सोर्स is moving by this equation. This is the equation for the movement, or you can say it is a displacement versus time equation. Displacement time equation है उस पार्टिकल के लिए जिसकी पोजीशन λ/3 है। तो ये इक्वेशन क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, सर्कुलर मोशन की इक्वेशन है, एसएचएम की इक्वेशन है, किस चीज की इक्वेशन है? तो क्या कंक्लूजन करें कि द पार्टिकल विच इज एट x इक्वल टू λ/3 is moving simple harmonically with amplitude of √3 है, कह सकते। मतलब जानना बहुत जरूरी है वरना कोई न्यूमेरिकल नहीं होने वाला। सपोज आई पुट x इक्वल टू λ/6, क्या बनेगा देखो। λ/6 रखेंगे तो क्या बन जाएगा? और ये बाय डिफॉल्ट रखना होगा तुमको, k बराबर 2 पाई बाय लैम्डा, अपने आप समझिए, ये हर बार नहीं बता पाएंगे ना। यहाँ 2 पाई बाय लैम्डा और यहाँ λ/6 रखेंगे, सेम आंसर आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। मतलब λ/3 और λ/6 के सेम आंसर हैं, कोई बात नहीं। मतलब ये दो पार्टिकल्स क्या आइडेंटिकली मूव कर रहे हैं? दोनों के मूव करने की इक्वेशन बिल्कुल एक जैसी हो गई, यानी जिस तरीके से ये पॉइंट मूव करेगा उसी तरीके से ये पॉइंट मूव करेगा। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना। λ/4 रखें अगर, सॉरी λ/4 नहीं, कुछ और रख देते हैं, चलिए 4 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। λ/4 कोई भी वैल्यू रख लो, हमें समझना है सिर्फ इसको। जिस दिन तुमको ये समझ में आ जाएगा ना कि वेव इक्वेशन का मतलब एक पॉइंट के मूव करने की इक्वेशन, तो ये चैप्टर आसान। हाँ, जिस दिन जिसको भी ये समझ में आ जाए कि वेव इक्वेशन जिसको भी आप कह रहे हो, जिस भी इक्वेशन को आप वेव इक्वेशन कह रहे हो, बेसिकली उस इक्वेशन से ये बताया जाता है कि फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एक्स व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, बस इतना सा बताया जाता है तुम्हें। और दूसरा थ्योरी इसमें ये ऐड कर दिया है कि अगर दो वेव आ जाती है तो हमको उनको ऐड करके जो इक्वेशन बनेगी, इसको इक्वेशन बोलेंगे। दिस इज द फाइनल इक्वेशन एंड द पार्टिकल्स विल मूव अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। ठीक है, अब आपको जिस पार्टिकल के मूव करने की इक्वेशन चाहिए, एक्स की, वो वैल्यू पुट कर दो। तो अगर मैंने λ/4 रखा तो क्या आंसर आ रहा है? 2a cos ओमेगा टी, राइट। अब इसको समझना पड़ता है, जिसको हम बार बार हम कह रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब मोशन कई टाइप के हैं, मोशन स्ट्रेट लाइन भी है, मोशन पैराबोला भी होता है, मोशन सर्कुलर भी होता है, मोशन सिंपल हार्मोनिक भी होता है। तो ये कौन सा मोशन है? एसएचएम है। कितने एम्पलीट्यूड का? 2a। मैं एक्स की कोई और वैल्यू पुट कर दूं, सपोज एक्स बराबर λ/8 रखते हैं। अब एक बार और चेक करो क्या आएगा। चलिए, इसका मतलब y आ जाएगा √2a cos ऑफ ओमेगा टी। अब बहुत ही केयरफुली सुनना है और समझना है दोनों बातें।
y equals to root 3a cos omega t. This is the equation by which particle which is present at lambda by 3 is moving. And since this equation is similar to the equation of simple harmonic motion, we can say that the particle which is at x equals to lambda by 3 has an amplitude of root 3. Another particle which is at lambda by 4, the equation for motion of that particle is also simple harmonic, but different amplitude. Another particle x equals to lambda by 8 is also moving according to the equation of simple harmonic, but different amplitude. But ओमेगा का फैक्टर सब में क्या आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? रिजल्टेंट ऑफ, पहले सुनना है क्या मतलब हुआ? रिजल्टेंट ऑफ टू वेव ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शंस but having same amplitude, same wavelength and same frequency. That means what happens when the two waves having same amplitude, same wavelength, same frequency but traveling in opposite directions are added? What happens? So as a result, we get some wave equation in which different particles are oscillating according to different equations, different amplitudes. आई बात समझ में? Result of superposition of two waves of a similar amplitude, similar wavelength, similar frequency, opposite direction is that now the particles are oscillating but there is a difference in their amplitude. इसके पहले जो ट्रेवलिंग वेव आप पढ़ रहे थे, यही बात उसमें डिस्कस कर रहा था मैं. जरा देखो, जस्ट थोड़ी देर पहले ट्रेवलिंग वेव में क्या वहां सबका सेम एम्पलीट्यूड नहीं आया था? उसमें भी यही काम किया था हमने, एक्स की अलग अलग वैल्यू पुट की थी. नोटिस करो, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू लैम्डा बाई 4, x इक्वल टू लैम्डा बाई 2, उन सबकी इक्वेशंस का जो एम्पलीट्यूड पार्ट था वो, मतलब क्या हुआ कि अगर एक सिंगल ट्रैवलिंग वेव होगी, सुनिएगा, अगर एक सिंगल ट्रैवलिंग वेव मीडियम में है तो मीडियम का हर पार्टिकल ऑसिलेट करेगा लेकिन सेम एम्पलीट्यूड से करेगा सिंगल ट्रैवलिंग वेव में. लेकिन दो ट्रैवलिंग वेव के मिलने से क्या हो रहा है? दो ट्रैवलिंग वेव अपोजिट डायरेक्शन की जब मिल गई तो उससे कुछ नई चीज प्रोड्यूस हो गई, कुछ नया इफेक्ट आ रहा है कि अब मीडियम के पार्टिकल सेम एम्पलीट्यूड पर ऑसिलेट, सबके एम्पलीट्यूड अलग अलग आ रहे हैं और किसका क्या एम्पलीट्यूड आएगा वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? एक्स की वैल्यू के ऊपर. बिगेस्ट प्रॉपर्टी है ये. देखिएगा, सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शंस. ये आइडेंटिकल वर्ड किस सेंस में लिखा है जानते हो? किन चीजों के लिए आइडेंटिकल में क्या क्या? हाँ, आइडेंटिकल मतलब एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, इन तीनों को मिला करके आइडेंटिकल बोल दिया. तो सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन gives a wave equation with following properties. पहला, each particle of the medium oscillates with different amplitudes depending upon position of particle, from the source.
पोजीशन ऑफ पार्टिकल मतलब वैल्यू ऑफ एक्स की बात हो रही है, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है ट्रैवलिंग वेव से। देखिएगा, ट्रैवलिंग में सबका एक सेम एम्पलीट्यूड आया था, इसमें नहीं आ रहा है, ये कुछ और ही बन रहा है। सो मोटा मोटा कह सकते हो कि एम्पलीट्यूड फंक्शन ऑफ पोजीशन है, एम्पलीट्यूड इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन, मोटा मोटा बात ये कह सकते हो। ये हाईलाइट कर देना, एम्पलीट्यूड फंक्शन ऑफ पोजीशन है, ये हाईलाइटेड हो गया। ये चीज कब हो रही है, एम्पलीट्यूड पोजीशन का फंक्शन कब बन रहा, जब हम दो वेव ऐड कर रहे हैं जो अपोजिट डायरेक्शन की है। ठीक है जी, पॉइंट समझ में आ रहा। दूसरा पॉइंट, बहुत ध्यान से सुनना है। दूसरा पॉइंट क्या होगा अगर x की वैल्यूज, क्या होगा देखिएगा, अगर मैं x इक्वल टू 0 रखता हूं, सपोज x की वैल्यू 0 है, जैसे मैंने x को ये रखा है, x को ये रखा है, x को ये रखा, तो मैं x को 0 भी रख सकता हूं। सो x इक्वल टू 0 रखो, यहां पर क्या बनेगा, y कितना आएगा, 0। सो दिस y इक्वल टू 0 इक्वेशन फॉर द मोशन हो गया, किसके लिए, y इक्वल टू 0 इज इक्वेशन फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल विच इज एट, क्या मतलब है, x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल की इक्वेशन y बराबर 0, y इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्या मतलब है, एक पार्ट मोशन नहीं है, दैट मीन दिस पार्टिकल इज विदाउट मोशन, स्टेशनरी पॉइंट है ये। और सिर्फ x इक्वल टू 0 नहीं, नोटिस करना, अगर मैं x की वैल्यू लैम्डा बाई 2 रखूं, x इक्वल टू लैम्डा बाई 2, और यहां 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा, और यहां लैम्डा बाई 2, साइन पाई बनेगा, साइन पाई मतलब साइन 180, साइन 180 भी 0 होगा, तो वहां भी y 0 आएगा। अगर मैं x की वैल्यू लैम्डा रखता हूं, x इक्वल टू लैम्डा, साइन 2 पाई भी 0 होता है, फिर भी y 0 आएगा। मतलब क्या हो रहा है, x की कुछ स्पेशल वैल्यूज है, x की कुछ स्पेशल वैल्यूज है जहां पर y की वैल्यू 0 है, एंड y रिप्रेजेंट द इक्वेशन फॉर, सो इक्वेशन बिकम 0, देयर इज नो इक्वेशन ऑफ मोशन। एक पार्टिकल के मूव करने की कोई इक्वेशन ही नहीं है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो मूव कर ही नहीं, बिकॉज कोई भी चीज अगर मूव करेगी तो कोई तो इक्वेशन बनेगी उसकी, कैसी भी इक्वेशन बनेगी, बट इक्वेशन बनेगी। जहां इक्वेशन ही नहीं बन रही है, इसका मतलब वो पार्टिकल, तो जो पार्टिकल x इक्वल टू 0 पर है वो स्टेशनरी है, जो पार्टिकल x इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पर है वो स्टेशनरी है, जो पार्टिकल लैम्डा पर है वो स्टेशनरी है। मतलब देयर आर सम स्पेशल पार्टिकल्स विच नेवर मूव, दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। और ये सब कब हो रहा है, फिर से एक बार, ये सारी चीजें कब मिल रही हैं आपको, जब आपने ये काम किया, सुपरपोजिशन किया दो वेव का। तो नाउ देयर आर सम स्पेशल पार्टिकल्स which will never move, which will never move। और ऐसे पार्टिकल्स जो कभी अब मूव कर नहीं सकते, स्टेशनरी पॉइंट्स हो गई, इनके भी नाम भी स्पेशल है, इनको नाम दे रहे हैं नोड, दीज पॉइंट्स आर नोन एज नोड। ये स्पेशल पॉइंट्स जो कभी चल ही नहीं सकते, वाइब्रेट ही नहीं करते, जिनकी मूव करने की कोई इक्वेशन ही नहीं है, उनको हम क्या कह रहे हैं, नोड। मतलब दे आर द स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ द मीडियम, मीडियम के कुछ पॉइंट्स कभी मूव नहीं करेंगे, तब जब इस तरीके की दो वेव मिलेंगी। दो ऐसी वेव जब भी मिलेंगी तो मीडियम में कुछ स्पेशल पॉइंट्स ऐसे होंगे जो अब पूरी लाइफ अपना मूव नहीं कर सकते, खत्म हो गए, उनकी मूवमेंट ही बंद हो गई, उनको नाम दे दिया नोड का। ये दूसरा पॉइंट हो गया। एंड नोटिस करने वाली बात ये है, इनके बीच कितना कितना डिफरेंस आ रहा है। थर्ड पॉइंट, सेपरेशन बिटवीन द टू नोड इज लैम्डा बाई 2, separation between the two consecutive node is lambda by 2।
मैं रेगुलरली रिपीट करूंगा इस बात को जब तक आपके दिमाग में बैठ ना जाए. What happens when the two waves traveling in opposite direction meet or superimpose with each other? We get some special point of the medium where motion disappear. Particles cannot move, and the other particles which are moving, they are not moving with the same amplitude. ये दो बेसिक बातें आ रही है. कुछ पार्टिकल्स मूव करेंगे नहीं और जो मूव करेंगे वो सब अलग अलग एम्पलीट्यूड से करेंगे. ये दो बेसिक रिजल्ट आया बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है. और इस स्पेशल फीचर के साथ जो वेव बन रही है, मतलब ये पूरी वेव विद दिस, ये दो प्रॉपर्टीज के साथ, वेव विद दीज टू प्रॉपर्टीज इज नोन एज स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव. दिस इज कॉल्ड स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव. स्टेशनरी नाम जो यहाँ पर पढ़ रहा है ना, स्टेशनरी और स्टैंडिंग. स्टैंडिंग और स्टेशनरी, स्टेशनरी नाम इसलिए दिया है, सम पॉइंट्स विल नेवर मूव, दे बिकम स्टेशनरी. तो इस वजह से नाम दे दिया गया है इसको स्टेशनरी वेव. इन दिस वेव देयर आर सम पॉइंट्स व्हिच कैन नॉट मूव नाउ, कैन नेवर मूव. उनका डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है. देयर इज नो मोशन एट द, उस पॉइंट, उन पॉइंट पर मोशन हो ही नहीं रही. जब हो ही नहीं रहा तो कोई इक्वेशन ही नहीं आएगी. जहां पर मोशन होगी वहां इक्वेशन होगी, और वो इक्वेशंस ये है. बट वो इक्वेशंस में भी डिफरेंस किस चीज का है? एम्पलीट्यूड का है. सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड इनमें सब कितना हो सकता है? सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड कहां पर था? जैसे हमने ये लिखा ना, इन तीनों में, जैसे ये रखा, ये रखा, सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड पर इनमें से कौन सी इक्वेशन है? 2. क्या हम 2a से भी ज्यादा कुछ ला सकते हैं? हम x की कोई वैल्यू पुट करें, सोचे कि हम x की कुछ ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे कि यहाँ पर 2a से भी ज्यादा नंबर आएंगे, वो नहीं आ सकता. क्योंकि आप x की कोई भी वैल्यू रखोगे, साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा कभी नहीं होगी, तो आप 2a से बड़ा नंबर कभी नहीं मिलेगा आपको. मतलब कि दो वेव जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए मिल जाएंगी तो कुछ पॉइंट्स पर तो मोशन डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया, और बाकी पॉइंट्स पर जो मोशन हो रहा है उनमें एम्पलीट्यूड्स का डिफरेंस है, और उनमें सबसे बड़ा एम्पलीट्यूड जो है वो 2a है. ये जिन पार्टिकल्स के साथ होगा इनके भी स्पेशल नाम है एंटीनोड्स. दे आर एंटीनोड्स. मतलब these are the special points of the medium. These are the special points of the medium where amplitude of oscillation is the highest. Amplitude of oscillation is highest. तो ऐसा किन पॉइंट्स पर होगा? मैंने एक तो λ/4 रखा, और किन पॉइंट्स पर होगा? नहीं, देखो, एक तो मैंने λ/4 लिखा है, 3 λ/4 रख के देखो जरा क्या आएगा. 3 λ/4, यहाँ पर 3 λ/4 रखे और यहाँ 2 पाई बाय लैम्डा रखे. 3 λ/4 और 2 पाई बाय लैम्डा. हाँ जी, 2 पाई बाय लैम्डा और 3 λ/4 रखो. यहाँ पर क्या बन जाएगा पूरा? ध्यान से करो यार. 2 पाई अपॉन लैम्डा को 3 λ/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू -1 होती है. नहीं, लोवेस्ट नहीं है वो, है तो 2a ही, बट माइनस आ गया, उससे माइनस का कोई मतलब नहीं है वो, क्योंकि वैल्यू तो 2a ही आ रही ना यहाँ पर.
देखिए प्लस और माइनस तो इसलिए आते हैं क्योंकि किसी भी ऑसिलेशन में दो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक्सट्रीम होता है तो एक नेगेटिव एक्सट्रीम भी होगा, और दोनों एक्सट्रीम अपने मीन पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पे होते हैं। तो प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, माइनस का मतलब नेगेटिव एक्सट्रीम, प्लस का मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम, बट अल्टीमेटली एम्पलीट्यूड टू वे बोला जाएगा, मतलब यहां पर भी एम्पलीट्यूड टू वे है। तो लैम्डा बाई 4 पर टू वे था, फिर 3 लैम्डा बाई 4 पर टू वे है, 5 लैम्डा बाई 4 पे टू वे होगा। तो ये सब हमारे लिए क्या कहलाएंगे, एंटी नोड्स। दो एंटी नोड के बीच में कितना डिस्टेंस आ रहा है, लैम्डा बाय 2, ये अगला पॉइंट हो गया। एंटी नोड्स आर सेपरेटेड बाय लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस, द एंटी नोड्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ लैम्डा बाय 2। और एक और बात देखिए, क्या जो लैम्डा बाय 4 प्लेस है, x इक्वल टू लैम्डा बाय 4, क्या ये इन दोनों का मिड पॉइंट नहीं है, 0 और लैम्डा बाय 2 का, और यहां पर नोड और यहां नोड है, दैट मीन्स दो नोड के बिल्कुल बीच में क्या आ रहा है, एंटी नोड आ रहा है। एंटी नोड इज मिड वे बिटवीन द टू कंजिक्यूटिव नोड, एंटी नोड इज मिड वे बिटवीन टू कंजिक्यूटिव नोड। अब वाइंड अप करेंगे इसको समझने के लिए, और तुम्हारी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि कितना समझना चाहते हो, क्योंकि बुक्स में इसका प्रेजेंटेशन बहुत ही गंदा है, मतलब क्वेश्चन नहीं होने, फॉर्मूला याद कर लोगे, स्कूल लेवल की डेरिवेशंस भी कर लोगे, बट क्वेश्चंस नहीं होंगे। मैं पूरी बात को एक बार वर्बली रिपीट करता हूं क्या हो रहा है। हमने एक मीडियम लिया और उस मीडियम में दो वेव जनरेट की जो बिल्कुल सिमिलर थी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी। ऐसा करने से, एक मीडियम में दो अपोजिट वेव क्रिएट करने से हमें क्या मिला, उस मीडियम के कुछ स्पेशल पॉइंट्स परमानेंटली रेस्ट पे हो गए, जिनको नोड कह दिया गया, और बाकी के पॉइंट्स अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग एसएचएम करेंगे, जिनमें उनका एम्पलीट्यूड उनकी पोजीशन पे डिपेंड कर रहा होगा। और इस फीचर के साथ जो वेव बन रही है उसका नाम दे दिया गया है स्टैंडिंग वेव। क्लियर हो गया पॉइंट यहाँ पर? चलिए, लेकिन अब क्वेश्चन ये है ना, पॉइंट ये है कि स्टैंडिंग वेव बनने के लिए आपको दो वेव चाहिए, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, ये कैसे लाओगे? क्योंकि ये चीज तो तब होगी जब ये दो चीजें होंगी। अगर हमारे पास दो वेव अपोजिट डायरेक्शन की होंगी तभी तो ये सारी बातें आएंगी। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ये वेव वन वेव टू लाएंगे कहां से? याद रहेगा आपको ये पॉइंट कि हम ये दोनों वेव लाएंगे कैसे, ये अभी सेकेंडरी क्वेश्चन है, बट अगर हम किसी भी तरीके से, कैसे भी, कोई भी तरीका लगाएं, कोई भी मैकेनिज्म लगाएं और किसी तरीके से हम ये दो वेव प्रोड्यूस कर दें, किसी भी तरीके से ये दो वेव अगर हम प्रोड्यूस कर देंगे तो उससे मेरे को मिलेगा क्या, कुछ पॉइंट्स नोड बन जाएंगे और कुछ पॉइंट्स एंटी नोड बन जाएंगे, और बाकी के पॉइंट्स एसएचएम करेंगे, लेकिन उनके एसएचएम के एम्पलीट्यूड उनकी पोजीशन के हिसाब से चेंज होंगे। ये सब कुछ होगा, उसका आउटकम होगा। बट अब आते हैं हाउ टू क्रिएट दीज टू वेव्स। ये कहां से लाओगे? दो अपोजिट डायरेक्शन के सिमिलर वेव लाएंगे कैसे? तो उसका आंसर ये है, उसका आंसर दो वेव जो कि बिल्कुल सिमिलर हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो, ये हम कैसे ला सकते हैं? तो उसका आंसर सुनिए। कभी आप कहीं बीच पे घूमने गए हो, कभी वाटर पानी की वेव देखी हो? तो जो बीच में पानी होते हैं वहां पर साइड में कुछ वॉल तो बनी होती है ना, जैसे आप मुंबई के जुहू बीच पे चले जाओ या बैराज पे चले जाओ, तो कहीं दीवार तो होगी ना। तो जो वेव आती है वो उस दीवार से टकराने के बाद कहा जाती है, या वाटर पार्क वगैरह में देख लो, जो वेव आती है वो किसी बाउंड्री से जब टकराती है तो उसके बाद क्या होता है, क्या वो और उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करती है या पीछे चली जाती है? तो इसको बोलोगे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव।
मतलब कि क्या हुआ, अगर हमने कोई वेव जिसका एम्पलीट्यूड ए है, ए एम्पलीट्यूड की कोई वेव अगर एक डायरेक्शन में जाए और सामने कहीं से कोई वॉल टाइप की चीज हो जिससे वो वेव टकराए, पानी की वेव मान सकते हो। जो हाई टाइड्स वाले नहीं होते हैं, हाई टाइड्स जो मुंबई वगैरह के बीचेस पे दिखता है आपको, नॉर्मली वीडियोस तो देखी होंगी कि आता है पानी बिल्कुल उछल के ऊपर की तरफ आता है, रोड पे आ जाता है पूरा पानी। तो वो दीवार से टकराता है, दीवार बनाई इसीलिए जाती है वहां पर, दीवार बनाई इसीलिए गई है कि जो वेव आए वो उसको हिट करे और हिट करके लौट जाए। तो जब ये वेव यहाँ पर आएगी तो ये सब वॉल को हिट करेगी और वॉल को हिट करने के बाद ये वेव पीछे लौट जाएगी। बट पॉइंट ये है कि ये वेव लौटेगी किस तरीके से, मतलब कि अगर ये वेव वॉल पे गई और वेव का पॉजिटिव पोर्शन गया, मतलब मैं इसको अलग अलग फेजेस में दिखा रहा हूँ कि ये वेव आगे ट्रेवल करेगी थोड़ी देर बाद, फिर थोड़ी देर बाद ये वेव आगे जाएगी, कुछ ऐसे मान लीजिए, मतलब ये वेव मूव कर रही है। पानी का एग्जांपल कंपेयर कर सकते हो, पानी को माइंड में लाओ कि पानी की वेव जो है वो काफी दूर से आपकी तरफ आ रही है, तो कुछ टाइम लगेगा उसको आने में, फिर उसने आकर के इस वॉल को हिट किया, मतलब यहाँ पर उसने हिट किया वॉल को। फिनोमिना क्या होगा, जैसे ही वो वेव इस वॉल को हिट करेगी, फिनोमिना क्या होगा देखिएगा, ग्राफिकली समझो। हम लोगों ने वेव को यहाँ दिखाया है एट सम टाइम t इक्वल टू 0, देन सम टाइम t1, देन सम टाइम t2। जब हम इस वेव को आगे की तरफ चलता हुआ दिखा रहे हैं और माइंड में वाटर की इमेज है, तो यहाँ पर वाटर में वेव बनी हुई है, लेकिन आगे के जो वाटर पार्टिकल्स है वो तो स्टेशनरी है अभी। फिर जब ये वेव आगे ट्रेवल कर गई तो ये जितने पॉइंट पहले स्टेशनरी थे, अब ये सारे पॉइंट्स ऊपर हो गए। मतलब जब कोई वेव फॉरवर्ड प्रोपोगेट कर रही होगी तो ये वेव अपने से आगे वाले पॉइंट्स को किधर की तरफ डिस्प्लेस कर रही होगी, ऊपर। मतलब वेव अपने से आगे वाले पॉइंट्स को किक करेगी और इनको किक करके किस तरफ लेके जाएगी, ऊपर, मतलब फोर्स लगाएगी। तो होगा क्या कि ये जो वेव है वो आगे बन गई और यहाँ वाले पॉइंट्स रेस्ट पे आ गए। आप नोटिस करो ग्राफ के हिसाब से, वो जो आपको एचसीडी का फोर्थ क्वेश्चन नहीं पूछा अभी आपने कि स्केच द ग्राफ एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 1, एट t इक्वल टू 2, तो वो स्केच क्यों बनवाया जा रहा है आपको, ये दिखाने के लिए कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वेव वैसे वैसे आगे प्रोपोगेट होती है, और जब वेव प्रोपोगेट होती है तो जो पॉइंट हमारे स्टेशनरी थे वो ऊपर की तरफ चले गए और जो पॉइंट पहले ऊपर वाइब्रेट हो रहे थे वो रेस्ट पे आ गए। फिर ये वेव जब और आगे बढ़ेगी तो यहाँ वाले पॉइंट जो कि पहले स्टेशनरी पॉइंट थे, इनको ऊपर कौन किक करेगा, वेव। मतलब वेव अपने से आगे वाले मीडियम पॉइंट्स को ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से यहाँ वेव बन जाएगी और ये फ्लैट हो जाएंगे। और वो फ्लैट किस लिए हो जाएंगे कि जब वेव, मतलब जिसको पल्स कह रहे हो, वेव का पल्स कह लीजिए इसको, वेव पल्स अपने से आगे वाले स्ट्रिंग पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी। न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से ये स्ट्रिंग इस पल्स के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से ये वाला पॉइंट ऊपर उठेगा और ये वाला पॉइंट, तो ये फ्लैट होगा और वेव आगे चली गई। इसी को वेव प्रोपोगेशन का नाम दिया गया। मतलब वेव के प्रोपोगेट करने का जो प्रोसीजर है, पानी की वेव हो चाहे स्ट्रिंग की वेव हो या कोई भी वेव हो, कोई भी वेव, अगर हम कहीं पर भी कह रहे हैं कि हमारी एक वेव पल्स है और इसके आगे लंबी सी स्ट्रिंग दिखा रहे हो, तो यहाँ वाले पॉइंट्स क्यों ऑसिलेट करेंगे भाई, सिंपल मैकेनिक्स लगाओ ना, न्यूटन लॉ, अ पार्टिकल व्हिच वाज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट until unless some force is applied। तो अगर ये तो प्रैक्टिकल मानोगे ना कि पानी की वेव जब आगे आएगी तो कभी ना कभी तो ये भी ऊपर जाएगा। न्यूटन लॉ के हिसाब से
जो पॉइंट पहले रेस्ट पे था अगर वो ऊपर चला गया तो इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स तो आई होगी, और कौन लगाएगा? पानी में हम लोग घुस के तो फोर्स लगा नहीं रहे भाई, कोई पर्सन तो पानी में नहीं जाता ना कि वाटर को उछालो आप। ये तो जो पीछे से वेव आ रही है यही अपने आगे वाले पॉइंट्स को क्या करेगी, फोर्स करेगी। तो यही कंसेप्ट लगा रहे हो कि जब भी कोई वेव मीडियम में ट्रेवल करती है तो ये अपने से आगे वाले पॉइंट्स पर ऊपर फोर्स लगाती है ताकि ये ऊपर उठे, और जब ये ऊपर उठ जाते हैं तो जो पल्स यहां बन रही थी वो पल्स अब यहां बन जाएगी। कह रही बात ये? ठीक है, नोट करें, मैं भी इसको दिखाता हूं। पल्स फॉर्मेशन देखो, एक जरा हेल्प चाहिए होगी, एक बंदा पीछे चलेगा उसको लेके। बस बस, ज्यादा नहीं, थोड़ा पीछे जाओ। अभी अभी क्या इस स्ट्रिंग में कोई पल्स दिख रही है आपको? मतलब कोई वेव तो नहीं है ना इसमें? तो वेव जनरेट कैसे होगी इसके अंदर, मतलब इसमें वेव कैसे क्रिएट होगी? मुझे क्या करना पड़ेगा, सुनिए, मुझे अपने हाथ पे जर्क देने होंगे। तो अगर मैं जर्क दूंगा तो यहाँ पर अब पल्सेस बनेंगी, ये ऊपर नीचे होगी। आप क्लियरली वेव देख सकते हो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप लोग स्ट्रिंग को देखो, मुझे नहीं, एक बार आपको स्ट्रिंग देखनी है और आपको कुछ अगर वेव दिख जाए, मतलब ऐसे क्रस्ट और ट्रफ दिख जाए तो बता दीजिएगा, ना दिखे तो इसका मतलब आई टेस्ट कराओ। थोड़ा टाइट करो, रुक जाओ, तुम कुछ ना करना। आपको क्रस्ट और ट्रफ दिख रहे हैं कुछ पोर्शन दिखे थे? तो वेव जनरेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? पहली बात तो यहाँ से लगातार जर्क देना पड़ेगा। अच्छा, मेरे अभी आपके हाथों पे जो रिलैक्सेशन है ना, दिखेगा आपको, फील होगा। अभी आपके हाथों में कोई रिलैक्स हो, आप टाइट पकड़े रहिएगा, आप कुछ करना नहीं, आपको बस खड़े होना है। जब मैं जर्क दूंगा तो आप सिर्फ मुझे ये बताना कि क्या आपके हाथों में कोई भी एक्सपीरियंस हो रहा है, क्या आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही? क्यों? जो मैंने जर्क दिया ना, ये जर्क प्रोपोगेट कर गया स्ट्रिंग में, और जब वो उनके हाथों तक पहुंचा तो उस वेव ने उनके हैंड पर क्या किया हुआ है, फोर्स लगाई है, इसीलिए उनको टाइटली होल्ड करना पड़ रहा है वहां पर। आई बात समझ में? अगर ऐसा ना होता तो उनको रिलैक्स होता। रख दो रख दो भी, रख दो। तो यही कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है यहाँ कि जब ऐसे हम करके, मतलब भाई इधर से कोई कोई पर्सन रेगुलरली जर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा। अब सब कुछ तो पिक्चर में ड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब कोई यहाँ जर्क दे रहा होगा, पल्स आगे जा रही होगी, दूसरे साइड वॉल की जगह हमने इनको खड़ा कर रखा था, तो क्या होगा, ये पल्स इनके हाथों पर फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ। तो ये पल्स जब इस वॉल पे पहुंची तो इस पल्स ने इस वॉल पर, मतलब उनके हाथ के ऊपर एक फोर्स लगाई। अब अगर ये स्ट्रॉन्ग मैन होते कोई, काफी स्ट्रॉन्ग, तो ये रोप जितनी भी फोर्स लगाए इनको फर्क नहीं पड़ता। अगर इनकी आर्म स्ट्रेंथ अच्छी होती तो पल्स के फोर्स की वजह से इनको रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। समझ आ रहा है आपको? मतलब अगर इनकी जगह सीमेंट का कोई आदमी बना दो आप, जो मूव नहीं कर पाए, यानी ये पॉइंट फिक्स कर दो, तो एक फिक्स पॉइंट पर फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? एक पॉइंट जो फिक्स है वहां पर अगर हम फोर्स लगाएंगे भी तो क्या यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी? नहीं होगी। लेकिन इसका रिएक्शन तो पल्स पर मिलेगा ना, और उस रिएक्शन की वजह से क्या होगा, ये पॉइंट तो मूव कर नहीं सकता क्योंकि वॉल का पॉइंट है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड इन वॉल, नहीं मूव कर सकते। लेकिन पल्स पे डाउनवर्ड फोर्स की वजह से वो पल्स अपना शेप चेंज कर लेगी, जो पल्स ऊपर बनी थी वो अब, और उसके बाद ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी।
ये हम मैं फिर बोल रहा हूँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि हुआ क्या था भी, इसीलिए आपको करके भी दिखाया। अगर इसके बाद भी आपको ना क्रस्ट और ट्रफ दिखे हों, हालांकि दिखना चाहिए था, प्रॉपरली स्ट्रिंग में शेप बन रही थी, साइन वेव बन रहा था उसमें। तो और ये भी आप एविडेंस मानोगे कि एक एंड पर वेव प्रोड्यूस करने से दूसरे एंड पर फोर्स आती है। इसीलिए कह रहा था कि वेव वेव जो होती है वो मोमेंटम और एनर्जी को ट्रांसफर करती है। हम यहाँ पर फोर्स लगा रहे थे, बट स्ट्रिंग के दूसरे एंड पर जो पर्सन था उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया इसको, यानी यहाँ पर अगर कोई मोमेंटम और एनर्जी दी जाएगी तो वो आगे भी ट्रांसफर हो जाता है। समझ आ रहा है? हाँ, डिस्टर्बेंस मूव करती है। और जैसे जैसे वेव आगे बढ़ती है, ये वेव अपने से आगे वाले मीडियम को ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी। अब अगर ये पार्टिकल मूव करने की स्थिति में होंगे तो ऊपर चले जाएंगे, और अगर ये मूव नहीं कर सकते तो नहीं जाएंगे। वॉल का पॉइंट है, उस पर आप फोर्स लगाते रहो, नहीं जाएगा। समझ आ रही बात आपको? लेकिन उसका रिएक्शन तो आएगा। न्यूटन थर्ड लॉ तो हर जगह है, तो रिएक्शन से ये तो ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन ये तो नीचे आ सकता है। सो वेव इमीडिएटली पलट जाएगी एंड देन इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक विद द सेम एम्पलीट्यूड टी। जिस एम्पलीट्यूड से गई थी उसी एम्पलीट्यूड से वापस आ जाएगी। राइट? कब हो रहा है ये सब कुछ? जब वेव का रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा हो? फिक्स पॉइंट से। यानी जब कभी भी कोई वेव किसी फिक्स पॉइंट से रिफ्लेक्ट होती है तो दो बातें सामने आ रही, जितने एम्पलीट्यूड की वेव गई थी उतने ही एम्पलीट्यूड की वेव रिफ्लेक्ट होगी, नंबर वन। ठीक है, इसमें हमारा एक एजम्पशन भी है कि कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है मेरा, एज्यूमिंग नो लॉस ऑफ एनर्जी। लास्ट क्लास में आपको बताया गया था एनर्जी और पावर का फॉर्मूला, अगर देखो पिछले क्लास में, तो ये 100% आप चेक कर सकते हो कि पावर वाज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, इंटेंसिटी वाज आल्सो प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो अगर मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि हमने एनर्जी का कोई लॉस नहीं किया, एंड एनर्जी और पावर इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, सो वी हैव नॉट लॉस्ट एम्पलीट्यूड पार्ट। तो जिस एम्पलीट्यूड से वेव भेजी गई थी उसी एम्पलीट्यूड से वापस आएगी। लेकिन हुआ क्या, अगर वेव पल्स का पॉजिटिव पार्ट यानी क्रेस्ट वाला पार्ट गया था, तो पलट के क्या वापस आ रहा है? ट्रफ आ रहा है। ये हो गया, एम्पलीट्यूड का तो लॉस नहीं हुआ, लेकिन क्रेस्ट और ट्रफ आपस में पलट गए। So wave is reflected back with the same amplitude, but difference बार बार बोल रहा हूँ, crest will become trough and trough will become crest. Sign of wave change हो जाएगा, positive becomes negative and negative becomes। इसको वेव के टेक्निकल लैंग्वेज में ये कहा जाता है कि जो रिफ्लेक्टेड वेव है और जो इंसिडेंट वेव है उनमें पाई का फेज डिफरेंस आ गया। ये इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है, दैट रिफ्लेक्टेड वेव एंड इंसिडेंट वेव हैज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई। ये लाइन का बोलने का क्या मतलब है, आपसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? saying that there is a phase difference of pi is, it means after reflection and before reflection the wave is flipped by 180 degree, flipped by 180 degree. What was above the string goes below the string and what was below the string goes above the string. flip कर गया, वो पलट गया पूरा। इसी मतलब इस लाइन को बोलने का तरीका है कि देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई। ठीक है, नाउ तो अगर हम किसी वेव को किसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट करवाते हैं, सुनिएगा, अ वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, then we get another wave of same amplitude। अब अगर मैं ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली करूं, मैं कंटिन्यू रेगुलरली इधर से वेव भेजता जाऊं और रेगुलरली इधर से वेव आती जाए, तो क्या मेरे को दो वेव नहीं मिल गई सेम एम्पलीट्यूड की? और हमें यही तो चाहिए था। अभी हमारा डिस्कशन यही चल रहा था कि दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में लाएंगे कैसे।
आंसर क्या है? बाय रिफ्लेक्शन. We will get the two similar wave by the reflection of the wave. If somehow we can make the wave to reflect back, now I will have two wave equations, one incident, second reflected, and these two waves will superimpose and they will create standing wave. पहले हमने आपको ये बताया कि दो अपोजिट वेव के मिलने के कंसीक्वेंस क्या होंगे, और अब आपसे कह रहा हूं कि दो अपोजिट वेव लाने का तरीका क्या होगा. ठीक है जी. पहले आपने कंसीक्वेंस पढ़ा था कि कंसीक्वेंस ये था कि कुछ पॉइंट्स मीडियम के हमेशा के लिए नॉन मूवेबल हो जाएंगे नोड, कुछ पॉइंट्स सबसे ज्यादा ऑसिलेट करेंगे एंटी नोड, और बाकी के पॉइंट्स भी ऑसिलेट करेंगे बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड. दैट वाज कंसीक्वेंस ऑफ summation of two traveling wave in the opposite directions. But how to get two traveling wave in the opposite directions? By the reflection from a fixed point. Now इन दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं. ठीक है, इन दोनों को मिलाएं. तो सपोज दैट हमारे पास, इसमें देखिएगा, suppose we have a string fixed at both ends. Suppose that we have a string fixed at both ends. लिखिएगा इसको. Let's suppose we have a string which is fixed at both ends. लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कुछ L मान लेते हैं. नाउ दो बातें मैंने फिर बोली हैं, बार बार बोलूंगा, बार बार इसको दिमाग में बिठाना, बस यही इसकी थ्योरी है. अगर मैं, देखो, अगर मैं इधर से कोई वेव भेजूं, इस साइड से, अगर इस साइड से कोई एक वेव आप भेजो, तो वो यहां से क्या हो जाएगी, फिक्स एंड है ना, और यहां से वापस आके फिर यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो मेरे पास इस स्ट्रिंग में किसी भी टाइम पर दो दो वेव मिलेगी, क्योंकि अगर मैं इधर से रेगुलरली वेव भेज रहा हूं, इस साइड से कंटिन्यूअसली अगर आप वेव भेजोगे, लगातार भेजते रहिए, स्टॉप ना करना है, कंटिन्यूअसली आप वेव भेजते रहो, यहां से कंटिन्यूअसली वेव आती रहेंगी. तो एक वेव जा रही होगी, एक वेव आ रही होगी, दोनों जब मिलेंगे सुपरपोजिशन होगा, इसके अंदर स्टैंडिंग वेव बनेगी, और उसका कंसीक्वेंस ये होगा कि इस स्ट्रिंग में कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाएंगे जो कभी मूव नहीं कर पाएंगे, यानी नोड बन जाएंगे इसमें. बताइए समझ में आपको? कुछ ऐसे पॉइंट्स इस स्ट्रिंग में बन जाएंगे जो कभी भी मूव नहीं कर पाएंगे, जिनको हमने नोड का नाम दे रखा था, और कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे स्ट्रिंग के अंदर जो मैक्सिमम हाइट तक जाएंगे, वो एंटी नोड बन जाएंगे. आई बात समझ में? तो पहले थ्योरी लिखना, फिर इसका मैथमेटिकल पार्ट कर लेते हैं. या थ्योरी या लिखने की जरूरत तो है नहीं, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि वी आर सेंडिंग वेव फ्रॉम वन एंड दैट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अदर एंड, and the incident wave and reflected waves, they superimpose and they create a standing wave in the string, due to which now क्या कंडीशन होगी, due to which क्या होगा, there will be some node, that means there will be some special points in this string which will never move, जिनको क्या बोलोगे, node. अब वो कहाँ होंगे, ये क्वेश्चन है, वो पॉइंट्स कहाँ होंगे. किसी को मान लो ये x इक्वल टू 0 मान लेते हैं, ये x इक्वल टू L मान लेते हैं. स्टैंडिंग वेव बन कैसे रही है वो बता दिया आपको, बनने से होता क्या है वो बता रहे हो. पहली बात तो स्टैंडिंग वेव बनने के लिए जो चीज चाहिए थी वो मिल गई, है ना भाई. कोई चीज आपको खाना बनाना है तो पहले उसकी रेसिपी चाहिए ना आपको, कि बनेगा कैसे. पहले मटेरियल चाहिए, फिर रेसिपी चाहिए, फिर बनने के बाद क्या होगा, बनाने से पहले मटेरियल और रेसिपी लाओ, बन गया, उसके बाद आप उसको एंजॉय करो, उसके कंसिक्वेंस आएंगे, आपको अच्छा लगे खराब लगे वो उसका रिजल्ट है. तो पहले हमारी रेसिपी क्या थी स्टैंडिंग वेव बनाने की, दो वेव, तो वो तैयार कर ली कैसे, फिक्स करके.
अब उसका कंसिक्वेंस देखते हैं कि नाउ, एक बार फिर उस स्टेटमेंट को बोल रहा हूँ, इस स्ट्रिंग के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब ऑसिलेट करने लगेंगे। जितने पॉइंट्स स्ट्रिंग के हैं वो सब क्या करेंगे भी, ऑसिलेट, लेकिन सबसे सब सेम एम्पलीट्यूड से नहीं करेंगे। इस स्ट्रिंग में से कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड पर ऑसिलेट करेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कर ही नहीं रहे होंगे ऑसिलेट, कुछ डिफरेंट डिफरेंट कर रहे होंगे। इस तरीके से ये ऑसिलेशन होगी। भाई साहब आपका नाम क्या है सेकंड लास्ट बेंच पे? आप ही कार्तिक, काफी डिस्टर्ब डिस्टर्ब लग रहे तुम पिछले 1 घंटे से। मैं लगातार नोटिस कर रहा हूँ तुम्हें यार। ठीक है भाई, तो अब मेरा टारगेट ये है कि वेवलेंथ क्या होगी, जो जो स्टैंडिंग वेव इसमें बनेगी वो कितने वेवलेंथ की होगी, ये मेरा टारगेट है। यहाँ तक ठीक है ना? स्टैंडिंग वेव बन रही है, ये फील हो रहा है आपको, मतलब समझ आना। उसके बनने से क्या हो रहा है, कुछ पॉइंट्स जिंदगी में कभी ऑसिलेट नहीं कर पाएंगे। अब वो कौन से पॉइंट्स है जो कहीं ऑसिलेट नहीं कर सकते? ये नोड नहीं है, बिकॉज दिस पॉइंट कैन नेवर ऑसिलेट। क्या ये नोड नहीं है? सो दिस पॉइंट कैन ऑल्सो नेवर ऑसिलेट। तो ये 2 पॉइंट्स नोड हो गए। नहीं, ये तो देखो, ये तो नोड बन नहीं है। नोड का मतलब द पॉइंट्स व्हिच कैन नेवर मूव, सो दीस पॉइंट्स कैन नॉट मूव। फिक्स्ड है, कैसे मूव करेंगे? सो दे आर बाय डेफिनेशन नोड। बट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड्स लैम्डा बाय, अगर वो कंजिक्यूटिव है तो, बिकॉज नोड के बाद अगला नोड, उसके बाद अगला नोड, उसके बाद अगला नोड। सो दिस डिस्टेंस इज लैम्डा बाय 2, अनदर वन लैम्डा बाय 2, अनदर वन लैम्डा बाय 2। और अभी मुझे ये तो पता नहीं है कि बीच में और कोई नोड है कि नहीं है। तो मे बी ये कंजिक्यूटिव नोड हो, मे बी इनके बीच में एक और नोड हो, मे बी इनके बीच में 2 नोड हो, मे बी इनके बीच में 3 और नोड हो। इनकी तो गारंटी है क्योंकि ये फिक्स पॉइंट्स है। थ्योरी समझना बहुत टफ है इसके लिए बता को। क्या चीज? नहीं, ये तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इतनी देर से कि होगा क्या। आप समझिए, तो 2 अपोजिट वेव के मिलने से कुछ पॉइंट्स मूव कर ही नहीं पाएंगे, वो नोड बन जाएंगे, अपने आप बन जाएंगे। इन दो के अलावा कुछ और पॉइंट्स भी हो सकते हैं जो क्या बन जाए, नोड। मतलब कि एक तरीके से वो पॉइंट भी फिक्स पॉइंट्स बन जाए। कुछ और फिक्स पॉइंट्स बन सकते हैं बीच में। अब वो डिपेंड करता है कि स्टैंडिंग वेव कितने फ्रीक्वेंसी की है। देखिए, एक और एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं। जाओ भाई पीछे, अभी कोई दूसरा चल, तुम बैठ जाओ, तो तुम चलो भाई। आपको एक चीज दिखाते हैं, देखिएगा, थोड़ा पीछे जाओ। हाँ, बस बस बस, ज्यादा नहीं। देखिए, आप अच्छा अपना हाथ मूव ना करना, बस थोड़ा सा टाइट रखिए, हल्का सा, बस ठीक है। और लेकिन आपको हैंड मूव नहीं करना, और मैं अपना हैंड बहुत धीरे धीरे मूव करूंगा। ठीक है, मैं भी थोड़ा आगे आ जाता हूँ। चलिए, कुछ दिखेगा नहीं फिर इनको। मैं भी अपना हैंड ना बहुत थोड़ा सा मूव, थोड़ा और पीछे जाओ, हल्का सा टाइट रखना है। हाँ, अब ठीक है। तो मैं ना बहुत स्लाइट डिस्प्लेसमेंट दूंगा, और आप सिर्फ ये बताना कि क्या आपको रोप के ऊपर कोई ऐसा पॉइंट दिखेगा जो मूव ना कर रहा हो। हम आपको करके दिखाते हैं। क्या कोई रोप का ऐसा पॉइंट है जो मूव नहीं कर रहा? थोड़ा टाइट, बस सीधे आ जाओ। हाँ, 1 मिनट, और टाइट रखना है। बस बस थोड़ा सा, ठीक है। मैं अपने हैंड पे जर्क दूंगा, यहाँ पे जर्क दूंगा। क्या आपको लग रहा है कि रोप में कोई ऐसा पॉइंट है जो ऊपर नीचे नहीं हो रहा? नोटिस करिए, उनके हाथ वाले पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही। ठीक है, और मैं अपना दिखा रहा हूँ, मैं मेरे हाथ पर भी दिखेगा, मेरे हाथ पर भी डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट ना के बराबर होगी। थोड़ा सा ही करूंगा, क्या ये स्ट्रिंग हिल नहीं रही है? हिल रही ना? तो क्या इस स्ट्रिंग में कोई ऐसा पॉइंट है जो कि ना मूव कर रहा हो? तो क्या और कोई नोड है इसमें?
एक्सेप्ट ये दोनों के अलावा नहीं है। ठीक, ये होता है जब हमने बहुत धीरे धीरे इसको वाइब्रेट किया है। थोड़ा पीछे में देखो, अगर हम अभी फ्रीक्वेंसी फास्ट कर देंगे ना तो आपको दिखेगा इसके वाइब्रेशन। अभी मैंने किस तरीके से वाइब्रेट किया है, पूरी स्ट्रिंग ऊपर नीचे हो रही दिखेगा, पूरी पूरी स्ट्रिंग ऊपर नीचे हो रही है, और मैं बहुत धीरे धीरे ऑसिलेट कर रहा हूँ। एक मिनट स्टैंड होने दो, स्टिल होने दो इसको, मैं बहुत धीमे धीमे करूंगा तो ये क्या होगा कि स्ट्रिंग ऊपर नीचे हो रही है, और आप नोटिस करो जितना स्ट्रिंग ऊपर नीचे हो रही है क्या उतना ही मेरा हाथ मूव कर रहा है? नहीं नहीं, जितनी हाइट तक ये जा रहा फिर नीचे जा रहा, क्या उतनी हाइट तक मैं भी चल रहा हूँ? देखिए मैं बहुत धीमे धीमे चलूंगा, लेकिन स्ट्रिंग यहाँ तो ऑलमोस्ट ना के बराबर डिस्प्लेसमेंट हो रही, लेकिन वहां पर डिस्प्लेसमेंट अच्छा खासा हो रहा है। तो हमने एक स्टैंडिंग वेव क्रिएट की, बिकॉज यहाँ पर लगभग ना के बराबर डिस्प्लेसमेंट, उधर तो एग्जैक्टली जीरो डिस्प्लेसमेंट है, और बीच में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो ऊपर नीचे न जा रहा हूं। तो इसका मतलब इसमें इन दो के अलावा क्या और कोई नोड है? आ जाओ बच्चे, आ जाओ। इसको बोलते हैं फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। मतलब कि अगर बहुत लो फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब स्ट्रिंग को जर्क करने की फ्रीक्वेंसी काफी कम होगी अगर, तो इन दो के अलावा और कोई नोड नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब इन दो के अलावा और एक्स्ट्रा नोड बनने हैं कि नहीं बनने हैं ये किस पे डिपेंड कर रहा है? स्ट्रिंग को जर्क करने की फ्रीक्वेंसी क्या है, धीमे धीमे जर्क कर रहे हैं या फिर फास्ट कर रहे हैं या जैसे कर रहे हैं। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर स्ट्रिंग को वाइब्रेट करेंगे उतने ज्यादा नोट्स बनेंगे। सो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या हुआ? व्हेन देयर इज नो अदर नोड, तो इसका मतलब ये कंजिक्यूटिव हो गए। अगर बीच में और कोई नोड नहीं है तो ये क्या हो गए? कंजिक्यूटिव हो गए। और अगर ये कंजिक्यूटिव है तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? सो दिस लेंथ शुड बी लैम्डा बाय 2, व्हिच मींस लैम्डा शुड बी 2l। एंड अगर लैम्डा की वैल्यू 2l है, सो द फ्रीक्वेंसी शुड बी v divided by lambda, that means the frequency should be 1 by 2l। एंड स्पीड, ये स्ट्रिंग है, पिछले क्लासेस में स्ट्रिंग के लिए स्पीड का फॉर्मूला अंडर टी बाय म्यू। सो ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिस पर स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव बनेगी, विद द कंडीशन दैट ओनली 2 नोट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, दिस इज द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, और इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग का नाम देते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं, या कभी कभी पर इसको फर्स्ट हार्मोनिक का नाम देते हैं, या कभी कभी पर इसको जीरो टोन, ये सब कॉमन वर्ड है। टोन ये सब म्यूजिक के टर्म्स हैं यार, हार्मोनिक और टोन। कहीं कहीं नोट भी कहते हैं, वो म्यूजिक में कभी कभी आप सुनते होंगे सी नोट, डी नोट, जिन्होंने गिटार वगैरह बजाया और सीखा हो तो वो समझते होंगे, वो ये टेक्निकल लैंग्वेज है बट वो वही जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, सी नोट का मतलब क्या है। वो किसी फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग होता है, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग। अभी सब नाम है, हटाइए ना, नाम क्या करना, नाम कुछ भी रखो इसका। मतलब फिर से क्या हुआ कि हमने जो वेव क्रिएट की थी वो इतनी लो फ्रीक्वेंसी की थी, इतनी कम फ्रीक्वेंसी की वेव थी कि इन दो के अलावा और कोई नोड बने ही नहीं। तो एंटी नोड कहां बना होगा? तो क्या अभी जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था उसमें आपको ऐसा नहीं दिख रहा था कि स्ट्रिंग का बीच वाला पॉइंट सबसे ज्यादा ऊपर जा रहा था? तो यही तो बताया आपको कि एंटी नोड पर हाईएस्ट वाइब्रेशन होगी, सबसे ज्यादा ऊपर नीचे होगा वो। और क्या पूरी स्ट्रिंग सेम हाइट से ऊपर जा रही थी?
ऐसा कुछ शेप बन रहा था उसका, ब्रिज टाइप पे। तो मिड पॉइंट पे सबसे ज्यादा ऑसिलेशन था, वो एंटी नोड है, क्योंकि वो होना भी चाहिए थ्योरी के हिसाब से, वो दोनों नोड के बिल्कुल बीच में आता है। तो ये मोड ऑफ वाइब्रेशन कहे जाते हैं। मोड ऑफ वाइब्रेशन मतलब होता है हाउ मेनी नोड्स और एंटी नोड्स आर प्रेजेंट एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट इनिशियल वेव कितने फ्रीक्वेंसी की थी जो भेजी गई थी। क्योंकि होगा क्या है, जिस फ्रीक्वेंसी के वेव हम भेजेंगे उसी फ्रीक्वेंसी की वेव यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, दोनों के मिलने से ही स्टैंडिंग वेव बनेगी। सपोज अगर मैं वेव ज्यादा फ्रीक्वेंसी की भेज दूं तो एक चीज दिखाएंगे भी फिर से। सपोज मैंने जो वेव भेजी वो थोड़ी सी हायर फ्रीक्वेंसी की भेजी, 5-7 मिनट लगेंगे अभी आपको, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं है, 5-7 मिनट और लगेंगे। एक चीज नोटिस करना, मैं थोड़ी सी हाई फ्रीक्वेंसी की वेव भेजूंगा, और आप अगर नोटिस कर पाए तो बताना, और ना नोटिस कर पाए तो सजेस्ट करूंगा या तो आप पिक्चर्स क्लिक कर लें मोबाइल से, उसके थ्रू समझ में आ जाएगा। लेकिन वैसी पिक्चर क्लिक करना जो ऑलमोस्ट 20 पिक्चर्स एक साथ क्लिक करे, होता ना कैमरा में सेटिंग, खटाखट फ्रेम्स में, या फिर स्लो मोशन की वीडियो बनाए ताकि ये दिखे, ऐसे दिखेगा नहीं, ये दिखेगा ही नहीं। या तो आपके पास अगर फोन ऐसा है जिसमें आप लगातार 20 पिक्चर्स ले सकते हो, तो उन पिक्चर्स को ग्रुप करके देखा जा सकता है कि जो मैंने कहा है, और या फिर वीडियो के थ्रू देख सकते हो। वीडियो भी होना चाहिए आपका स्लो मोशन में, तो आजकल के फोन्स में स्लो मोशन वीडियो बना सकते हो। तो हम ये कह रहे हैं कि बच्चा थोड़ा सा पीछे चाहिए, है ना, पता नहीं, अभी रुक जाओ, अभी अभी ये स्ट्रिंग ठीक है, आप करिए, है ना। अभी तो ये स्ट्रिंग बिल्कुल सीधी है, तो अभी तो इसमें कोई वेव नहीं है ना। मैं जर्क करूंगा तो एक वेव क्रिएट करूंगा, वो वहां तक पहुंच करके, उन तक पहुंच करके रिफ्लेक्ट करेगी, और मेरी वेव और उनसे जो वेव रिफ्लेक्ट होके आएगी, उनके मिलने से इसमें स्टैंडिंग वेव बनेगी, नोड और एंटी नोड बनेगी। ये पूरी कहानी है। तो सबसे पहले मैंने काफी स्लो फ्रीक्वेंसी दी, लो फ्रीक्वेंसी, जिसमें पूरी स्ट्रिंग ऊपर नीचे हो रही है, दिख रहा है आपको, यानी एक्सेप्ट मेरे और उनके जो हैंड पॉइंट्स है, एंड पॉइंट्स, एक्सेप्ट एंड पॉइंट, नो अदर पॉइंट इज एट रेस्ट, देयर इज नो अदर नोड, राइट। और आप खुद देख सकते हो कि स्ट्रिंग की जो हाइट हो रही है सेंटर पे सबसे ज्यादा हो रही थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, थोड़ी जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो आपको ये नोटिस करना है इसमें, वो वीडियो के थ्रू, फोटो के थ्रू, या अगर वैसे ही देख सकते हो, आपको ये दिखेगा स्ट्रिंग का कुछ पार्ट नीचे की तरफ जाएगा, कुछ पार्ट ऊपर, मतलब आपको ऐसे वेव जैसी पिक्चर दिखेगी, क्रस्ट एंड ट्रफ दिखेंगे। अगर आप अभी क्रस्ट और ट्रफ नहीं दिख रहा है, या तो क्रस्ट बन रहा है, देखिए लो फ्रीक्वेंसी पे क्या हो रहा है, या तो क्रस्ट बन रहा है, या ठीक है, ट्राई करते हैं। अच्छा, थोड़ा टाइट करना, आपको दिख रहा है यहाँ पर, आपको ध्यान से देखोगे तो ऐसा दिखेगा कि स्ट्रिंग का कुछ पार्ट ऊपर नीचे हो रहा होगा, मतलब पूरी स्ट्रिंग ऊपर नहीं है, कहीं कहीं पर स्ट्रिंग नीचे गड्ढे में जा रही होगी, और कहीं कहीं पर स्ट्रिंग ऊपर। फिर से ट्राई कर लेते हैं एक बार, दिखाओ तो थोड़ा, बस बस ठीक है। अभी दिख जाएगा आपको, दिख रहा है यार। एक्चुअली फ्रीक्वेंसी पावर चाहिए होती है इसमें, ये वेव की पावर है, मतलब वेव क्रिएट करने के लिए यहाँ पर भी कुछ होना चाहिए, वो अभी डाउन है इस समय। अब जिन्होंने वीडियो बनाई है या फोटोग्राफ ली होगी, उनको उस पिक्चर में दिखेगा। आप उस वीडियो को किसी भी मोमेंट पर पॉज करके देखो, वीडियो जो बनाई होगी, आप उस वीडियो को चलाओ और किसी मोमेंट पर पॉज करो, आपको क्लियरली एक वेव दिख जाएगी। दिख रहा है आपको, दिखाओ, हाँ देखो, ये स्लो मोशन वेव है, आपको पूरा दिखेगा, कहीं पर स्ट्रिंग ऊपर जा रही है, कहीं नीचे आ रही है, पूरी स्ट्रिंग ऊपर नहीं जा रही, आधी स्ट्रिंग नीचे जा रही, तो आधी स्ट्रिंग साफ दिखेगा आपको। आपको भी दिख रहा है, वीडियो है कि पिक्चर्स में दिख रहा है आपको, हाँ देखिए, देखिए यहाँ पर, ठीक। तो ये मैं क्या बोल रहा था ना अभी, सुनना, हाँ,
ये फिर हमारा पॉइंट नोड हो गया। हाँ, वो पॉइंट मूव नहीं कर रहा है। यानी हमने क्या किया, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो हमारी स्ट्रिंग कैसे चल रही है, हमारी स्ट्रिंग का वाइब्रेशन बदल गया। हमारी स्ट्रिंग में क्या हुआ, आधी स्ट्रिंग नीचे जा रही तो आधी स्ट्रिंग ऊपर जा रही, यानी इधर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इधर बेसिकली हमने क्या किया, बीच में एक नोड और क्रिएट कर दिया। 2 नोड पहले थे, एक नोड बीच में दिया गया। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो वीडियो में दिख जाएगा आपको, थोड़ी देर बाद ये वाला पोर्शन ऊपर दिखेगा आपको और ये नीचे दिखेगा। जिन लोगों ने वीडियोस बनाई है उनको दिखेगा, ये स्ट्रिंग ऊपर नीचे हो रही है, ये भी ऊपर नीचे हो रही है। बीच में क्या बन रहा, so by increasing the frequency we are creating extra node, and this time we have created a node at the midpoint. This is, so this is, ये lowest frequency तो यानी आपने खुद देखा हमारी हालत खराब होगी वहां पर। so this is the next frequency। और कल के फॉर्मूले में अगर आप देखोगे तो पावर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है कि नहीं है, दिख रहा है आपको, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव बनाओगे पावर उतनी ज्यादा लगेगी। तो अब इस कंडीशन में इन दो नोड के बीच की जो डिस्टेंस होगी, बिकॉज ये कंजिकेटिव नोड आ गए, सो कंजिकेटिव नोड से L/2 पर है, सो L/2 शुड बी इक्वल टू λ/2, दैट मीन्स नाउ लैम्डा शुड बी L। तो फ्रीक्वेंसी में यह 2 नहीं आएगा, मतलब अब जो फ्रीक्वेंसी है वो ये है, और इस फ्रीक्वेंसी को हम नाम देते हैं सेकंड हार्मोनिक, ये मोड ऑफ वाइब्रेशन, या इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। ये भी क्या बोलते हैं ये तो बाद में भी देख लेंगे। अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि आप एक ही स्ट्रिंग को अलग अलग मोड में वाइब्रेट कर सकते हो। मोड ऑफ वाइब्रेशन का मतलब हम इस स्ट्रिंग को इस तरीके से वाइब्रेट कर सकते थे कि पूरी स्ट्रिंग ऊपर जाए, पूरी स्ट्रिंग नीचे। हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा के ऐसा भी कर सकते हैं, आधी स्ट्रिंग नीचे जाए और आधी स्ट्रिंग ऊपर जाए, ये भी कर सकते थे। और नोटिस करना, ये जो फ्रीक्वेंसी है पिछले से डबल है, क्योंकि पिछली बार यहाँ 2 आया था डिनोमिनेटर में। सो दिस फ्रीक्वेंसी इज डबल ऑफ द फंडामेंटल, डबल ऑफ फंडामेंटल। और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे और फ्रीक्वेंसी, तो अब ऐसा होगा कि 1/3 स्ट्रिंग विल गो डाउन, 1/3 अप एंड अनदर 1/3 डाउन। दैट मीन्स बीच में 2 नोड और आ गए। देन आफ्टर सम टाइम ये पोर्शन ऊपर होगा, ये नीचे होगा, ये ऊपर होगा, क्योंकि ये ऑसिलेशंस हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहा था, तो ये और ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे होगा, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। अब कितना हुआ ये लेंथ, तो L/3 is λ/2, that means lambda is 2L/3, तो यहाँ 2L/3 रख देंगे, ये 3/2L आ जाएगा, और इसको कहेंगे थर्ड हार्मोनिक सेकंड ओवरटोन। ठीक है, इसके आगे अगली क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे, बट क्योंकि ये फिर दोबारा नहीं कंटिन्यू कर पाते, आधा टॉपिक आज हो रहा था। ठीक है, पैटर्न बन जाएगा एक, मैं आपको लॉजिक समझ में आ गया तो अपने आप कर सकते हो। अगर पूरा टॉपिक कनेक्ट कर पाओ, अगर कि स्टैंडिंग वेव की पहले बनने की रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो रिक्वायरमेंट पूरी कैसे होंगी, और अगर हमने रिक्वायरमेंट पूरी कर दी बाय द मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन, तो स्टैंडिंग वेव बनेगा जिसका कॉन्सिक्वेंस इस तरीके से होगा, और वो हमने लाइव देखा भी कि वो कोई थियोरेटिकल बात नहीं है, वो होता है, स्ट्रिंग ऐसे ही वाइब्रेट होती है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।